नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी 2024 के चुनाव की। मुझे याद आता है, एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी लगना और एक होता है पैर कुल्हाड़ी पर दे मारना। मोदी को हराने की हुंकार भरने वाले विपक्ष की हालत चुनाव पास आते आते अक्सर ऐसी ही हो जाती है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने एक रैली में प्रधानमंत्री के परिवार पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि ये नरेंद्र मोदी का परिवार है कहां। और अब बीजेपी ने इस मुद्दे को दोनों हाथों से उठा लिया है। बीजेपी ने बकायदा एक पूरी कैंपेन चला दी है जिसके तहत पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता यानी आम जनमानुस, आप भी खुद को मोदी का परिवार कहना उन्होंने शुरू कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और बंगाल से लेकर बिहार तक खुद पर हुए इस हमले के बारे में जोर शोर से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने घर मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए छोड़ा था। यानी मोदी पर हुए डायरेक्ट अटैक से मजबूत पब्लिक कनेक्ट बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी जी हैं और उनके समेत पूरा विपक्ष है जो राम और सनातन पर बदजुबानी के लिए रुक नहीं रहा है, जो कि बीजेपी के लिए एक बोनस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी साबित हो रही है। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर डंके की चोट पे कह दिया है कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में सीएए देश में लागू होने जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में अब फुल पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिलेगा। सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी के परिवार पर हमले का नतीजा 2019 के चौकीदार चोर जैसा होगा, जैसा साबित होगा? और बड़ा प्रश्न यह भी है कि राम के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्या वोट का जुगाड़ कर पाएगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी यह देश है हमारा में देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा। 2024 का वार राम से लेकर परिवार। अभिनंदन है आपका आज के इस कार्यक्रम में। भाई और बहनों, क्योंकि चौकीदार भारत माता की। वो साल 2019 था जब राहुल गांधी ने इस नारे से बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बदले में देश की जनता ने पूरे विपक्ष को तहस नहस कर दिया। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। कोई गलत बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। उठते ही अब टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। 2019 की ही तरह इस बार भी बीजेपी ने विपक्ष के हमले को अपने कैंपेन का हिस्सा बना लिया है, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर उठे तो जवाब में बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुद को मोदी का परिवार कहना शुरू कर दिया। देश के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। मोदी मुद्दा नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद उनको नहीं दिखता था। कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी बोला करते थे। अब जब परिवारवाद मोदी जी का बढ़ गया है तो उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना, लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं।
और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं। दूसरी ओर राम विरोधी बयानों की वजह से भी इंडी गठबंधन बीजेपी के निशाने पर है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक रामेंदु सिन्हा ने राम मंदिर को अपवित्र कहा तो वहां जोरदार सियासत शुरू हो गई। जवाब में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की प्रतिमा को सिर पर रखकर रामेंदु सिन्हा के इलाके में शोभा यात्रा निकाली। दक्षिण में स्टालिन के बाद उनकी पार्टी के बड़े नेता ए राजा ने राम और रामायण के लिए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால் இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால் இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால் அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது। நீ வேணா சொல்லி பார், रामனுக்கு எதிரி, भारत विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी सब तरह के बयान चल रहे हैं, देश को बांटने के, उत्तर और दक्षिण को बांटने के। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, आखिर ये शह किसकी मिल रही है? सवाल ये है कि क्या मोदी पर निजी हमला एक बार फिर विपक्ष का सेल्फ गोल साबित होगा और राम का अपमान क्या बर्दाश्त कर लेगा हिंदुस्तान? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आज की चर्चा के, आज की बहस के तीन बड़े मुद्दे क्या हैं। पहला मुद्दा, लालू यादव ने क्या बैठे बिठाए मोदी के परिवार का जिक्र छेड़कर बीजेपी के लिए एक इमोशनल मुद्दा दोबारा से खड़ा कर दिया है। क्या यह 2019 वाली चौकीदार चोर है वाली मूवमेंट है देश के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले? दूसरा मुद्दा, क्या विपक्ष की राम विरोधी छवि एक बड़ी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी? और तीसरा बड़ा मुद्दा जो कि बहुत अहम है, क्या सीए से एनडीए का 400 प्लस का टारगेट पूरा हो पाएगा? यह बड़ा प्रश्न है। तो आज इन्हीं तीन मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का, हमारे युवा मित्रों का। सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे युवा मित्रों के लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ आज एनालिस्ट भी हैं और पैनलिस्ट भी हैं, मेरे साथ नेतागण भी हैं और मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का, अमित जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। राजेश गुप्ता एमएलए विधायक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के जाने माने नेता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संजय राणा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। के शर्मा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए सब मेहमानों के लिए। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अमीक जमाई शुरुआत आपसे करते हैं। बड़े दिनों बाद आपका दिल्ली दौरा लगा है और बड़े दिनों बाद अगर दिल्ली दौरा लगा है तो सवाल सबसे पहला तो यह बनता है कि दिल्ली अभी दूर दिख रही है या पास आकर थोड़ी पास दिख रही है? दिल्ली आने के बाद पता चला कि शहंशाह जो है वो डर गए। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जब से पश्चिम में जिनको चवन्नी कहा जा रहा था, जब से वो अठन्नी या सिक्का बन गए हैं, न जाने क्या हो गए हैं, तब से जो शहंशाह हैं 400 बहुत शोर मचा के बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने जैन जी को ले लिया, आपने राजभर जी को ले लिया, आप सारी पार्टियों को तोड़ रहे हो। अगर आप इस देश के सबसे ताकतवर नेता हो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी हो, तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? हमारे बच्चे जानते हैं, गांव से हैं ये सब, मैं भी गांव का हूं। राम राम कहते हुए हम भी बड़े हुए हैं। ये भारत की भाषा है। लेकिन आज इनका सवाल, मेरा सवाल क्या है कि जो सरकारें चुनी हुई हैं वो शिक्षा का इंतजाम करें, वो नौकरियों का इंतजाम करें और प्यार मोहब्बत भाईचारे का देश में माहौल हो, जो हमारी आजादी का सपना था। आप कह रहे हैं कि राम राम बोल कर बड़े हुए। चलिए, आप राम राम बोल के बड़े हुए, राहुल गांधी क्या राम राम बोल के बड़े नहीं हुए? वो क्या कहते हैं, मोदी चाहते हैं कि आप दिन पर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। मतलब जय श्री राम बोलने वाले भूखे मर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपका राहुल जी का कहना है, बताइए। नहीं,
अमीर जमाई राम राम बोल के बड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी राम राम बोल के बड़े नहीं हो रहे। नहीं, अल्लाह अकबर करने से तो पेट में राशन नहीं आएगा ना। बिल्कुल। भगवान का राम दिल 24 घंटे जपवाने से मेहनत, मशक्कत, नौकरी, शिक्षा जो सरकार का वादा है। हम कह रहे हैं आप धर्म का एक्सपर्ट क्यों बनना चाहते हैं? 5 वक्त का नमाजी और अपना काम भी अच्छे से करता हो तो क्या कहिएगा उसके? बहुत अच्छी बात है, काम तो हो। क्यों बोला जनरलाइज करके? क्यों बोला राहुल गांधी ने? में कटोरा है। राहुल गांधी ने जनरलाइज करके क्यों बोला? हाथ में यहां पर इतने सारे युवा बैठे हैं, ये भगवान राम का नाम भी लेते होंगे, वासुदेव कृष्ण का नाम भी लेते होंगे, लेकिन अपना कर्म भी करते हैं, अपना धर्म भी करते हैं। रमेश भाई, तो क्या कहिएगा? हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़ा हो, उसके हाथ में प्रधानमंत्री ने कटोरा थमा दिया है। 80 करोड़ लोग भारत के, 80 करोड़ लोग, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूं, राशन दे रहा हूं। सरकारों का काम है कि ये जो मेहनतकश बाप बेटियां हैं ना, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, हाथ को काम क्यों नहीं दे रहे हो? लाठियां क्यों दे रहे हो उनको? धर्म का काम है, नमाज पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे। क्या हम लोग पूजा करते हुए, नमाज पढ़ते हुए बड़े नहीं हुए? तो फिर क्या बोलने की आवश्यकता थी? डॉक्टर आजाद, मैं ऑडियंस से भी राय लूंगा। क्या 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 बोलने की आवश्यकता थी राहुल गांधी को कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो? देखिए, हिंदुस्तान में है हम लोग, हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं। भाई साहब ने अपनी बात शुरू की कि शहंशाह है दिल्ली में। नहीं है शहंशाह दिल्ली में। टीपू सुल्तान आपके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई शहंशाह नहीं है। अखिलेश का नाम टीपू ही है। आज हम लोग जो चर्चा पे बैठे हैं, लालू यादव को क्या जरूरत थी कहने को? जरा सोचिए, जरा मानसिकता क्या है। अब मोदी तो हिंदू भी नहीं है। मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ईसाई माता का पुत्र, पारसी पिता का पुत्र, उनको हिंदू दिखता है, और नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं दिखते हैं। ये लालू यादव की मानसिकता है। करेंगे क्या आप जो आज राहुल गांधी का ये डायलॉग सुना रहे हैं कि भूखे मरो, जय श्री राम बोलो, भूखे मरो? ये हिकारत है, ये सनातन के प्रति नफरत है। ये जो इंडिया अलायंस बैठा हुआ है यहाँ पे, बगल में मेरे आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं, उनकी भी बात याद दिला दूं। क्या बोला अरविंद केजरीवाल ने? बेटा, मेरी नानी ने कहा, बेटा मुझे ऐसे राम मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं जिसे किसी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया। बड़ा फेमस हुआ था, और उसके बाद चले गए राम मंदिर दर्शन करने। ये जानबूझ के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए काम करते हैं। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जो है, ये बनाई है कि भाई मुसलमानों का वोट छिटके नहीं हमारे में रहे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, 2024 मई में जब रिजल्ट आएंगे, इनके एक जमीन निकल जाएगी। आपने कहा ना कि दिल्ली क्यों आए हैं? दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि यूपी छूट गया, 80 गया, तो दिल्ली आ रहे हैं। जी। और मुसलमानों का 35% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा, क्योंकि सबको लेके हम देश आगे बढ़ रहे हैं। सबको लेके चल रहे हैं। अब देखिए, ये बीजेपी ने गियर बदल दी है। बीजेपी ने गियर को शिफ्ट किया है। इसको तो मानना पड़ेगा। मैं एक्सपर्ट्स के बाद भी आऊंगा। मैं अमित जी, ये आ रहा हूं आपके बाद। विवेक श्रीवास्तव बोलने पहले, फिर मैं आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी ने गियर को शिफ्ट करा है, और वो पॉलिटिकल गियर ऐसे शिफ्ट करा है कि अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि मुसलमान भी वोट इस बार मोदी को डालेगा, क्योंकि मुसलमान को भी मजबूत सरकार चाहिए। यानी, और मुसलमान कैंडिडेट भी दे दिया केरल के अंदर। अब बताइए, यूपी में कितने कैंडिडेट देंगे मुसलमान? अभी पूरी लिस्ट अनाउंस नहीं हुई। नहीं अनाउंस हुई ना, तो अनाउंस होने का वेट करिए, किसी को नहीं मिलेगा इनकी तरफ से टिकट। और दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मुसलमान ही सिर्फ अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर? जवाब दीजिए। मुसलमान ही अल्पसंख्यक है आपकी राय के अंदर? आप सुन लीजिए, सरदार अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, पारसी अल्पसंख्यक नहीं है। बताइए ना, विक्टिमाइज है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सारे, लेकिन विक्टिमाइज मुसलमानों को किया जाता है। मैं यूपी के दौरे पे था, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा घूम करके आया हूं। इन लोगों ने सारे वोट पोलराइज करे हुए हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा वहां की जनता कोई बात नहीं कर रही। इन्होंने डिवाइड किया सोसाइटी को। यह सबसे खतरनाक चीज है। जहर बोया है और पोलराइज इतना किया है, किसी मुसलमान को टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे। विवेक भाई, बात करते हैं विवेक भाई, एक सेकंड, विवेक भाई, करते हैं देश की। विवेक भाई, एक अगर ये कौन डिवाइड करा, व्यूअर्स आप भी सुनिए, और जो दर्शक उस तरफ है वो भी सुने। अगर आप राम को भगवान बताते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है। ये डिवाइड करा जा रहा है या यूनाइट करा जा रहा है? जी। अगर आप जय श्री राम कहते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है। भारत माता की जय कभी स्वीकार नहीं करेगा तमिलनाडु। ये स्वीकार किया जा रहा है या यूनाइट किया जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। अच्छा, उसके बाद ये तो ए राज, और राहुल गांधी का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। आप जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, ये यूनाइट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं, और मैं जस्टिफाई करूंगा कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। मैं जस्टिफाई करूंगा इसको, क्योंकि जय श्री राम का प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, वोट के लिए।
मंदिर के नाम पे वोट इकट्ठा करने के लिए। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं, INDIA कह रहा है, हमारे घटक दल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, एक सेकंड वोट आम आदमी पार्टी भी एक बात कह रही है, वोट धर्म के नाम पे एक सेकंड, वोट धर्म के। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। राहुल गांधी की बात के साथ हाथ की बात में ला रही है। अमीश भाई, जब मैं छोटा था ना जी, तो मैं सुना करता था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। जी जी जी। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो टीवी के अंदर बड़े बड़े स्टार्स जो आज भी कुछ हैं टीवी पे, वो सब इकट्ठे होके गाते थे और आते थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही कहते थे ना। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो डिबेट शुरू हुई और यही चलती जाएगी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देखिए, अगर आप थोड़ा दूसरी तरफ का दिखा देना, और निशात साहब कौन सी पार्टी में आज, राजभर जी कौन सी पार्टी में आज, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या सारा 400 पार जाना है या 1000 पार जाना है या 200 पार जाना है, 1000 पार तो नहीं, कोई बात, कहने पे कोई टैक्स नहीं। अभी मोदी जी ने नहीं लगाया, कल को लगा सकते हैं, अभी तो नहीं लगाया। अब जब 400 कह दिया तो 1000 भी कह दो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये कहते हैं कि 35% इसका भी वोट आएगा, मैं कहता हूं 100% सबका वोट लो, काम करो ना सबके लिए। आप किसी को ये महसूस क्यों कराते हो कोई अलग है, या मुझे क्यों कराते हो, या किसी को भी कोई क्यों न कराए। ये बार बार किसी धर्म की बात मैंने जो आम आदमी पार्टी की बात मैंने ए राजा और राहुल गांधी को कोट करा, क्या वो यूनाइटेड फील करा रहे हैं? हमारी फिलॉसफी राइट फ्रॉम द डे वन बहुत क्लियर है, हम ना राइट में है ना लेफ्ट में है, बिल्कुल बीच में है। तो राहुल गांधी ने इसका मतलब गलत बोला। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरे को कहने दीजिए जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि हमारी पहले दिन से एक बात होती थी कि हम शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि सामने वाला बेवजह का बवाल हो जाए। ये आप खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने सही नहीं कहा है, क्योंकि लेकिन एक बात और है, दूसरी तरफ से मेरी बात सुनिए, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आएगी तो उसको उस तरीके से नहीं दिखाया जाता। अब तोगड़िया जी कहेंगे मेरी जान को खतरा, होटल में भागेंगे मोदी जी से बच के, नहीं दिखाएंगे। शंकराचार्य मना करेंगे कि राम मंदिर का गलत टाइम पे हो रहा है, आप नहीं दिखाएंगे। अब देखिए, अब राहुल गांधी जी की जो बात है, बहुत पहले वेदों में लिखा हुआ, वेदों को कह रहा हूं सॉरी, बहुत पहले एक ऐसे ही कहावत गांव में कहते हैं कि भूखे भजन न भजे गोपाला, ले पकड़ अपनी कंठी माला। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा आदमी पापी हो गया या भगवान को नहीं पसंद कर रहा। बड़ी सिंपल बात है कि भगवान का राम ने उसका एक समय है, लेकिन कर्म का धर्म का दोनों का एक समय, और ये व्यक्तिगत कर्म भी कर रहा है, कोई धर्म भी कर रहा है, दोनों करे, बहुत अच्छी बात है, दोनों करने चाहिए। अमित जी इन्होंने कहा कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा। बहुत अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं अमित भाई से, आपको अपने मुस्लिम होने पे गर्व है या नहीं? बेशक सभी को गर्व है। तो मुझे क्यों नहीं गर्व होगा हिंदू होने पे? तो होना, मुझे क्यों नहीं होगा? मुझे क्यों नहीं होगा? यही तो 70 साल से इस देश में चलता आया। मुसलमान होने पे गर्व करो, अल्पसंख्यकों को देखो और हिंदुओं को बांट दो। हिंदू अस्मिता को खत्म करने की बात होती है, दर्द वहां होता है। इसी देश में 500 साल हम लड़ाई लड़ते रह गए, बहुसंख्यक होने के बावजूद एक अयोध्या का मंदिर बनवाने में हमें 500 साल लग गए। आज भी ज्ञानपीठ पे हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में, आज भी मथुरा में हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में। अगर बहुसंख्यक मेजॉरिटेरियनिज्म जो ये आरोप हम पे लगाते हैं, अगर इसका एक जज्बा हम में होता, इसका एक जज्बा हम में होता, तो क्या जरूरत ही न्यायालय की? अगर ये इस्लामिक देश होता तो क्या इनको मंजिल लेने में टाइम लगता? आपकी पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक की है, गायब कर देते। आपकी पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक की है, वो किसी के बीच में नहीं बोले। आपकी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें विवेक जी, नहीं बोल, डिसिप्लिन। मेरा एक मामला है, मैं एक बात कहता हूं कि हर एक को अपने धर्म के प्रति आदर और धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न मेरा भी है सर, जी बिल्कुल, कि आप कह रहे हैं कि हर एक को अपने धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, सबको अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कर्म भी साथ में करना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि हिंदू धर्म बीजेपी की बपौती तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप उसको अपनी कस्टडी में क्यों रखना चाहते हैं? कहां ये आरोप है आपके ऊपर। क्यों आरोप लगा रहे हो? कौन कस्टडी में रखना चाह रहा है? रामलला का इन्विटेशन, पॉलिटिकल कस्टडी की मैं बात कर रहा हूं। रामलला का जब इन्विटेशन गया तो कहे कि ये बीजेपी का इवेंट है, हम नहीं जाएंगे। रामलला के खाली बीजेपी के हैं? अच्छा, यहाँ पर कौन कौन लोग भगवान का नाम लेते हैं अपने घरों के अंदर? लगभग सभी ले रहे हैं, और कौन कौन लोग अपना काम भी करते हैं साथ में? अब बोलिए अमित जी, एक बात कहूंगा। जी देखिए, 5 सेकंड। हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, अधर्म की राजनीति नहीं करते। अधर्म की राजनीति इस देश में 70 साल लोगों ने अधर्म की राजनीति की। देखिए अमीश भाई, जी एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन मैं रोको से राय ले लूं। क्या राम का नाम लेना भूखे मरना है? सर, बात अगर धर्म की हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमें बचपन से सिखाया जाता है राजधर्म। धर्म ज्यादा जरूरी है, कर्म ज्यादा जरूरी है? कर्म, धर्म कोई
कर्म को ही धर्म मानो ना, क्यों बहुत नहीं? बढ़िया, फिर जी, कर्म जी। को ही धर्म मानो। जी, जी। अगर हम देखें, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई नेता जाता है बनने के लिए तो वो अपना घर परिवार त्याग करके अपने देश के लिए करता है। और फिर ऐसे में अलायंस से सवाल उठता है लालू प्रसाद यादव जी का, कि मोदी जी पर, कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे लोग परिवार कहाँ है। तो फिर क्या हम देखना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनके मन में ये चीज़ है कि परिवार, पर मोदी जी का परिवार तो नहीं है ना, मतलब उन्होंने परिवार छोड़, मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है। वही सिखाया जा रहा है कि पूरा देश उनका परिवार है। हमें तो यही सिखाया जा रहा है पूरा देश परिवार। तो फिर उनसे सवाल क्यों उठ रहा है ये चीज कि क्यों? तो क्या ये अमीक जमाई ये पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया है, जैसा 2019 में हुआ था चौकीदार चोर है, इस बार आपने पूछ लिया मोदी का परिवार कौन सा है, तो लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम है मोदी का परिवार। बताइए क्या करिएगा? यहां से पर मैं अभी हाथ खड़ा करवाऊंगा तो जवाब मिल जाएगा। पहले देखिए, नरेंद्र मोदी का परिवार अगर इस देश का 125 करोड़ परिवार होता तो 80 करोड़ हिंदू जो है ना, राशन के लाइनों में कटोरा लेके नहीं खड़ा होता। खाली हिंदू राशन की लाइन में रहता है। कौन है उसमें? मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमान को नहीं मिल रहा है राशन। अरे मुसलमान को मैं पूछ रहा हूं कि 14 से लेकर 14 से लेकर 2024 में हिंदू की ही सरकार है ना, कि मुसलमानों का कंट्रोल है एंटीना पे सरकार के, तो 80 करोड़ लोग कटोरा के लायक क्यों खड़े हैं? अच्छा, 2001 भाई अमित भाई, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बोला 2014 के बाद से हिंदू की सरकार है, या फिर एंटीना पे मुस्लिम की सरकार है, यही बोला। क्या 2014 से पहले कोई और सरकार थी क्या? पहले ये मानते, जवाब दीजिए। 14 के पहले ये मानते हैं कि मुसलमानों की सरकार थी। 14 के पहले ये मानते थे कि एंटीना हम लोग का है। यस, 14 से पहले भारत के संविधान के आधार पे चलने वाली सरकार थी, सेक्युलर सरकार। भगत सिंह, गांधी, नेहरू, लोहिया, उनके सपने पे चलने वाली सरकार थी। तो मेरा ये सवाल छोटा सा है अमीश भाई, थोड़ा सा दे जी, 30 सेकंड दे। जी बोलिए। 80 करोड़ हिंदू नासाज क्यों है? पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में आप चल जाओ, किसान गरीब मजदूर रात रात भर फसलों को अपना रखाते हैं। दूसरी बात जी, कानपुर में एक ब्राह्मण मां बेटी का बुलडोजर चला दिया गया, उसकी हत्या हो गई। गलत हुआ वो। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे जो एट्रोसिटीज हैं वो हिंदू नहीं है। सवाल यह कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार है, तो हिंदू परेशान क्यों है? जी, लेकिन अभी आपने बहुत बोली कि देखिए संविधान 2014 से पहले संविधान की बात होती थी। एक बंगाल राज्य है, वहां पे एक संदेश खली है। सोचिए, वहां पर एक आरोपी है जिसने 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ इतना निर्मम व्यवहार किया है कि उसको मैं यहां पे बता भी नहीं सकता। उन औरतों को पार्टी दफ्तर ले जाके उनके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप है उनके ऊपर। उस व्यक्ति के लिए 55 दिन तक उसको कोई नहीं पकड़ पाया। इंडिया गठबंधन की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, कोई नहीं पकड़ पाया 55 दिन तक। लेकिन एक दिन में सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच गया शासन, और आरोपी शाहजहां शेख है या फिर बंगाल की सरकार है। बंगाल की सरकार को क्या जाने की जरूरत थी? पॉइंट सीधा यह है कि संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई गई, यह भी हम सबने देखा है। लोग 30 सेकंड। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल संविधान के हिसाब से 2014 की सरकार, पहले की सरकारें चल रही थी। संविधान के अनुसार ही इमरजेंसी लगा दिया था। संविधान के अनुसार ही प्रधानमंत्री आते थे, कहते थे देश के सारे संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक का है। बिल्कुल संविधान ही से चल रहा था भाई। संविधान ऐसा था कि प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को कोई भी एमपी फाड़ के फेंक देता था। यही संविधान था, एक पर एक संविधान था। केरला में खुलेआम प्रधान चीफ मिनिस्टर कहते थे यहां धर्मांतरण हो रहा है लेकिन उस पर कार्रवाई हम नहीं कर सकते। यही संविधान था। ऐसे संविधान के इन्होंने उदाहरण दिए। सबकी भागीदारी थी, सभी धर्मों जातियों की, बहुसंख्यक की बात नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जो आप करते हैं, हिंदू प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिसमें तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय है। इनकी सोच गंदी है। अब कोई मोदी ऐसे नहीं होता है जी, ठीक है ना। मोदी बनने के लिए जितनी तपस्या करनी पड़ती है वो परिवारवादी कभी नहीं कर सकते। क्या अखिलेश लॉन्च हुआ, मुलायम के बेटा थे तो बन गया मुख्यमंत्री हैं? और यहां अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो उनकी पत्नी बन जाएंगे मुख्यमंत्री। यहां मोदी का न मतलब तपस्या है, तग है, खपाना पड़ता है अपने आप को। राजेश गुप्ता, देखिए मैं फिर आता हूं, विषयांतर हो जाता है और फिर मैं एक्सपर्ट्स की बात आऊंगा। मोदी के परिवार को टारगेट करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2019 में कांग्रेस ने ये गलती करी थी, इस बार आपके गठबंधन ने ये गलती कर दी है, मोदी के परिवार को टारगेट करा जा रहा है। मतलब मोदी अगर अकेले हैं और अपना काम
देश के लिए कर रहे हैं तो उनका परिवार पूछा जाएगा? क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल ब्लंडर है? दैट्स माय क्वेश्चन। अमीश भाई, जिन मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, वो मोदी जी की राजनीति इस बात पे टिकी हुई है कि परिवार को आक्रमण ही करते रहते हैं। 70 साल नेहरू से लेके आज तक वो एक परिवार को ही आक्रमण करते आ रही है। जरा देख लेना, जितने मर्जी न्यूज पे चला दो। आप भी तो यही करते थे। एक मिनट, नहीं, हम परिवार को नहीं करते थे, हम परिवार को नहीं करते थे, हम पर्टिकुलर परिवार को नहीं करते थे। सुनिए, ये डायरी है, नहीं करते थे। अब मैं आपके मैं वीडियो दिखा सकता हूं, दिखा देना, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। थे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का वीडियो दिखाऊंगा आपसे कुछ देर बाद। सुनिए सर, जिन्होंने अखिलेश यादव से लेकर ओमर अब्दुल्ला तक, ओमर अब्दुल्ला से लेकर उद्धव ठाकरे तक, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक, शरद पवार से लेकर एक पॉलिटिकल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्लियामेंट में बोली स्पीच में और पॉलिटिकल स्पीच में डिफरेंस होता है। इस बात को समझिए, कमाल की बहुत फर्क होता है। एक मिनट आगे सुनिए मेरी बात को। अब ये कहते परिवारवाद, इन्होंने भी नई दिल्ली से टिकट दी है बांसुरी जी को। किस लिए दी है सर? सुषमा स्वराज जी की बिटिया इसलिए दी है ना, और तो कोई रीजन नहीं है। नोएडा में राजनाथ सिंह जी के बेटे लड़ रहे हैं, किसने? नोएडा नहीं है, गाजियाबाद से लड़ते हैं। किसने लड़ते हैं, क्या रीजन है? आप मुझे बताइए। नहीं लड़ सुनिए, सबसे ज्यादा वोट से जीते। अब तक कितने अब कह रहे हैं सबसे ज्यादा वोट से जीतते हैं। अब देखिए क्या करें। अब राहुल गांधी जी ठीक है, परिवारवाद के प्रोडक्ट है। वरुण गांधी जी क्या थे जो आपको लड़वा रहे थे? उनकी माता जी को क्यों लड़वा रहे थे आप? क्या रीजन है आपके पास में? वसुंधरा राजे सिंधिया आपके मुख्यमंत्री बन रही थी, क्या रीजन था आपके पास में? तो नहीं, चलिए, अरे पहले तो बनती रही है, पहले बनती रही है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ बेकार की बात है। अरे वनवास करने जाते थे, मेरे को आज तक कोई बच्चा नहीं दिखा। मेरे पिताजी की फोटो मुझे बचपन की एक नहीं दिखती। मेरे पिताजी से तो बड़े होंगे मोदी जी, वो फोटो बचपन में इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो खींच रही है, इतने गरीब भी थे। अच्छा, वनवास में भी जाते थे, वो फोटो भी गुफाओं के लिए उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दिखाता है गुफाओं की फोटो लेके आ जाते हैं। अरे तुम बोलो तो कुछ नहीं, डिप्रेशन तुम किसी के मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते कुछ नहीं। देखिए, तुम कुछ बोलो तो कुछ नहीं। कहां से आती है फोटो? बड़ी बात नहीं, जंगल में जाते थे, जंगल में फोटो खींच जाती है। प्रधानमंत्री मोदी अगर गरीब थे तो फोटो कैसे खींच रहे थे यार? नहीं, देखिए, ये भी पर्सनल अटैक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अगर गरीब थे तो उनके फोटो कैसे खींच रहे थे? प्रधानमंत्री की माता, प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को मैंने 2001 से कवर करा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बतौर प्रचारक आरएसएस के रहे, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहे, फिर गुजरात गए, प्रधानमंत्री मोदी तब एक कमरे के घर में ही रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आपने बात करी वो गरीब थे कि नहीं थे, जो सार्वजनिक सबको पता है, प्रधानमंत्री मोदी की माताजी आसपास के घरों में जाकर काम करा करती थी। शायद ये बात मेरे को यहां बतानी जरूरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसलिए बताइए क्योंकि आपको किसने बताया था? क्योंकि ये सार्वजनिक है बात, क्योंकि ये सार्वजनिक है ये बात। देखिए, सार्वजनिक कैसे? तो क्या आपको क्या लगता है? मेरी बात, प्रधानमंत्री, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो डिबेट होनी चाहिए, देश का एक जनरल इलेक्शन आने वाला है। जनरल इलेक्शन इस बात पे होना चाहिए, रोज ये युवा बैठे, इनको क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या होगा? आपको किसने बताया? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? किसी का महिमा मंडल करके उसको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनका काम है बनाना, आप ना बनाइए, उनका काम है बनाइए। मैं मुख्यमंत्री को अपने बनाना चाहिए, लेकिन मेरा एक बात कहना है कि देश का चुनाव किस बात पे होना चाहिए, क्या विषय होने चाहिए? शिक्षा पे, रोजगार पे, किसान को क्या मिलेगा, महिला सुरक्षा पे। आपने शहजाद शेख की बात करी, फांसी दे दो, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के लिए तो कुछ बोल लो। क्या बोलोगे? ओके, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास भी। देश का चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए कि करप्शन के खिलाफ एक अभियान चले? देश का चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए कि शराब घोटाले के आरोपित को 8 बार से ईडी बुला रही है, जा नहीं रहे हैं, और उसके बाद 9वां बार सीधे जेल जाएंगे? देश का चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए, जो परिवारवाद पे इतनी मिर्ची लग रही है, क्या ये राइट है, बर्थ राइट है राहुल गांधी का कि वो गांधी परिवार में पैदा हुए, इसलिए प्रधानमंत्री वही बनेंगे, कोई दूसरा नहीं? अरे कम्युनिस्ट क्यों बोल रहे हैं भाई? ये तो ना 3 में ना 13 में, पता नहीं उत्तर प्रदेश अरे उत्तर प्रदेश क्यों गए? करप्शन की बात करते हैं, एक सीट पे लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश क्या करेंगे घूमने? भाजपा में योगी जी पसंद आ गए क्या? ये सवाल पूछने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। आप उत्तर प्रदेश क्यों गए थे घूमने के लिए? मतलब या तो आप मुआयना करने गए थे हवा कैसी है? रामलला के दर्शन करने गए थे। अच्छा, रामलला के दर्शन करके आए हैं? नहीं आए? सुन लीजिए, नहीं बताइए, सच बताइए। सुनिए। अरे करके आए तो बता दीजिए। अरे ये कुछ नहीं कहेंगे, पब्लिक है, ये माफ कर देती है। कोई बात करके आए कि नहीं करके? बिल्कुल नहीं करके आए, अभी नहीं करके आएंगे। सुनिए मेरी बात, कब जाएंगे फिर? 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है, 2024 आ गया ना। जब ये चुनाव होगा, INDIA जीतेगा। ये घबराए हुए हैं, करप्शन की बात करते हैं। अजीत पवार को गाली देते थे, आज इनके साथ है। शुभेंदु अधिकारी को गाली देते थे, आज इनके साथ है। हेमंत बिश्व शर्मा को गाली देते थे, मुख्यमंत्री बना दिया। एक के बाद एक, और उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी। आपके सारे केस आप लोगों ने भी, आपके सारे केस आलोक भाई वैसे कमाल की वॉशिंग मशीन लगाई है। मतलब
मतलब ऐसी वॉशिंग मशीन है, फटाक से डालो आदमी सूख के निकल रहा है। बिल्कुल फटाक से डालो आदमी सूख के निकल रहा है। बड़ी कमाल की वॉशिंग मशीन लगाई है। लेकिन संजय राणा, एक लाइन और बोल। जी नवीन पटनायक से भी हमारा उड़ीसा में गठबंधन फाइनल हो गया है। अब बोलिए कि उनको भी हम लोगों ने वॉशिंग मशीन। अरे आप हारने जा रहे हैं। अरे यार इनका दिक्कत ये है और भाजपा में जोड़ो। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक बार फिर आपका अभिनंदन है और मेरे युवा मित्रों के लिए जोरदार तालियां। लेकिन इस दौर में कुछ गंभीर सवाल पूछे जाएंगे। संजय राणा जी, अभी कई सारे ओपिनियन पोल आए हैं और उन ओपिनियन पोल्स के अंदर एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी ये है कि बीजेपी अपने बूते 370 पार नहीं कर रही है, एनडीए के बूते 370 पार कर रही है। मतलब विपक्ष के एक नेता ने जब प्रतिक्रिया दी, देखिए बीजेपी तो मोदी जी कह रहे थे 370 आएंगे, लेकिन बीजेपी की 335 आ रही है। अब बताइए। देखिए ऐसा है कि सर्वे जो भी आता है अमीश जी, वो सर्वे जरूरी नहीं कि 100% हो, वो 5 से 10% इधर से उधर हो सकता है। अगर 335 बोले 10% जोड़ दी, तकरीबन 200 से 370 के पास पहुंच रहा। लेकिन मुझे 1 मिनट दीजिएगा कि बहुत बड़े बड़े वक्ता यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने बोला कि शहंशाह, इनको पता होना चाहिए शहंशाह जो होता है मुगल आजम में होता है, देश की प्रजातांत्रिक देश में नहीं होता है, वो सेवक होता है। नंबर 1 ये बात कर। सर एक मिनट, लेट मी फिनिश सर 2 प्रश्न। वाणिज्य मंत्री कौन है सर? अब मैं किसी का नाम नहीं मालूम है सर, आपको? आई टेल यू एक ही नाम है सर, आई टेल यू एवरीथिंग, आई टेल यू सर, बड़े प्यार से आपको बताता हूं सर। इनकी पार्टी की सरकार थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, 17% अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में, आज 2.4% है। ये बात कर रहे थे किसानों की, तो 2016 में गन्ना किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भाई साहब ने नहीं किया था। अब इनसे भी बोल लेता हूं, ये बोल रहे थे धर्म। देखिए ऐसा है कि धर्म, इनसे मान्यवर जो धर्म पे चर्चा कर रहे थे, राम का नाम लेके पेट नहीं भरता। भैया आपको मालूम है राम जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 1 लाख करोड़ का धंधा हुआ था, यानी बिजनेस हुआ था, सिर्फ उनके जो वस्त्र बेच करके या झंडा लगा करके, या आपके लिए। ये भाई साहब हमारे मित्र सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हमारे आम आदमी पार्टी की चर्चा कर रहे थे, स्कूल अस्पताल, एक भी दिल्ली में स्कूल नहीं बना, एक भी अस्पताल नहीं बना। अभी इनके मुख्यमंत्री कल ही, अमित जी 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, कल ही बोल रहे थे 42,000 नौकरी दे दी पंजाब में। भाई साहब अक्टूबर और नवंबर में 2022 में वहां पर बेरोजगारी दर 8.2 था और आज 9 के पार हो चुका पंजाब में। अब किसकी बात कर रहे हो? अरे आंकड़े रख के बैठा करिए, और आंकड़ों पे अगर तथ्यता ना हो तो आपसे डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। सिर्फ 2 बातें इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आंकड़े 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं, 335 के 10% घटा लो, घटाओ जरा, ठीक है, 15 घट के तुम्हारा काम हो गया। राम का ही नाम होगा, लेकिन राम नाम सत्य होगा। फिर अभी इधर मेरी बात बोलिए। अब देखो, मैं 2 बार का एक विधायक हूं, बड़ा अच्छा काम करा इन्होंने, यही चैलेंज कर रहा हूं आपको। वजीरपुर का विधायक हूं, टीवी बोल रहा हूं, सबसे बड़ी डिबेट है, सबसे बड़ा एंकर आपके सामने खड़ा हुआ है, गलत तो नहीं कह रहा ना? मेरे साथ में आ जाना वजीरपुर में, स्कूल दिखाऊंगा, स्कूल में घुमाऊंगा, बच्चों से पूछवाऊंगा जिसके पास आउट हो गया। अगर नहीं होंगे इस्तीफा देता हूं आपके सामने, सबके सामने चैलेंज। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। अमीर जी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, देश का सबसे बड़ा शो और आप सबसे बड़ा एंकर हैं, इनसे पूछिए कि नाम बता दे जो पिछले 5 साल में इनके मुख्यमंत्री बोलते थे। अब गाड़ी में चलोगे, बहुत बड़ी बात मेरी, 500 स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे 5 साल में। प्रत्येक वीक एक स्कूल बनना चाहिए। ठीक, अरे यार बनना चाहिए था। मैं तुम्हें स्कूल दिखा, अरे एक नहीं दिखाऊंगा, कई सारे दिखाऊंगा। के शर्मा, फिर मैं आप लोगों के पास भी आ रहा हूं सवाल पूछने के लिए। के शर्मा साहब, आपका सवाल किससे? और मेरा आपसे भी एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि मोदी का परिवार पर सवाल उठाकर विपक्ष ने 2019 वाली गलती, पॉलिटिकल गलती करी है? बिल्कुल गलत नहीं किया है। देखिए ऐसा है कि जो लोग यदि कहते हैं कि यदि आप किसी पे वार करेंगे तो जो प्रतिवार तो होगा ही होगा, तो आपने ये गलती किया है। और रही बात परिवारवाद की, यदि क्यों सिर्फ पॉलिटिक्स पे परिवारवाद को रोका जाता है? यदि जज का बेटा जज बन सकता है 5 पीढ़ी तक, यदि आर्मी का बेटा आर्मी बन सके, देश की सेवा कर सकता है, और यदि हर प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन सकता है, पॉलिटिक्स का बेटा पॉलिटिशियन बन सकता है। कह रहे मतलब कांग्रेस में भी राजीव गांधी का बेटा कभी ना कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? बस मुद्दा ये नहीं है कि राम और परिवार, मुद्दा ये है कि देश की सेवा, जो भी देश की सेवा कर सकता है, या मोदी जी वो परिवार आराम से, देश की सेवा मोदी जी नहीं कर पा रहे। देश की सेवा मोदी जी कर रहे हैं, बट ये मुद्दे को परिवारवाद का बार-बार, उनको विकास का मुद्दे पे लड़ना चाहिए। क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में
अद्भुतपूर्व विकास हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पहली बार बजट में 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा कर्ज लिया है? एक मिनट भाई, कितना पैसा कर्ज कार्य के इकोनॉमिक्स एजुकेशन पे 2% नहीं आती है बीच में। अरे आप लोग चाहते हैं कि देश राम कर्ज परिवार में पे है। मामला घिरा रहे। अरे भाई देश कर्ज में है। ओ कम्युनिस्ट बाबा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, कम्युनिस्ट बाबा नहीं, एजुकेशन पे 2% बताओ कर्जा कितना है देश पे? डेट टू जीडीपी रेशियो हाँ। के हिसाब से हम सिर्फ 82% पे, अमेरिका 200 है, श्रीलंका कितने पे था? 250 है। श्रीलंका कितने अरे पे था एक जब मिनट बर्बाद यार, हुआ? एक मिनट, हम श्रीलंका कोई कितने कर्जे पे था में जब नहीं है, बर्बाद बल्कि हुआ? हमारा देश प्रगति 85 कर पे रहा था है। कि 86 आज पे जितने था? एक्सप्रेस वे अच्छा, बन रहे हैं, मोदी जितने जी ने एयरपोर्ट विकास बन रहे हैं, किया है आईटी कि बन नहीं रहे किया, हैं। उस पर अपनी कोई राय रखना चाहता है तो अपनी राय रखिए। बोलिए, अपनी बात को रखें आप। ओके, हाँ बोलिए, खड़े होके बोलिए। नमस्कार आप सभी को। सर मैं बिल्कुल मानूंगी मोदी जी ने विकास किया है, अभी भी चले जाए ग्रामीण इलाकों में काफ़ी विकास हुआ है वहाँ पे पहले के मुताबिक। किसी भी आप ग्रामीण एरिया में चले जाइए, जितनी अपॉर्चुनिटीज अब वहाँ पे मिल रही है न्यू स्किल डेवलपमेंट्स की वजह से, वहाँ मुझे नहीं लगता कि दिखाई देते हैं आपको सर इस समय 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, जो ग्लोबल स्ट्रॉन्ग स्टैंड हमारा बन रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ है। ग्लोबल स्टैंड पे भारत का अच्छा हुआ है। और कोई कुछ कहना चाहता है? आप कुछ कहना चाहती है? बोलिए बोलिए। जनता का जवाब सुन के इन लोगों को मिर्ची लग जाएगी भाई। जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि आपको पता है कि मोदी जी के टाइम पे 15 एम्स बने हैं, नेहरू जी के टाइम पे एक भी एम्स नहीं बना था, ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 5 एम्स बने थे, और मनमोहन सिंह की सरकार में सिर्फ 1 एम्स बना है। जी जी जी, अब बताइए, लड़ना है आपको। अमित जी, ये युवा पीढ़ी है। आप मोदी जी का एक सेकंड डॉक्टर जी, आप मोदी जी का परिवार पूछ रहे थे, अभी मैं हाथ खड़ा कराऊं कि मोदी जी का परिवार कौन सा है तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप खुद टेस्ट करने जाओ, सुनिए, अगर अभी भाई आपका मन है तो कर लो। देखिए डॉक्टर अजय लोग कोई भी करना चाहे तो करना। ऐसा है, मैं एक लाइन पूछता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने संन्यास ले लिया था, क्या आप उनको अपने परिवार में अपने अभिभावक, अपने पिता, अपने चाचा के रूप में देखते हैं या नहीं देखते हैं? अगर देखते हैं तो हाथ उठाइए, इनको जवाब मिल जाएगा। अमित जी सुनिए, चलिए जवाब मिल गया, तुम्हारे हिसाब से काम हो गया भाई। भाई एक बात ये सुनो, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जब की बारी है। चलिए आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर का परिवार क्या है? एक मिनट सुनिए। वो हमेशा कहते रहे कि मेरा परिवार आरएसएस परिवार है। क्या इस देश का किसान, ये बच्चे बहुत सारे गए होंगे प्रोटेस्ट में, अमित भाई पूरे देश से परेशान होकर जो दिल्ली में आते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? इसको चला दीजिए जरा। क्या इस देश के युवा, जो सबसे बड़ी आबादी है, जो बेरोजगार है, वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? क्या इस देश में जातिगत जनगणना के चाहने वाले लोग, दलित, पिछड़ा, गरीब, वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं। संजय राणा क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड। बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली कि समाजवाद और इंडस्ट्रीज की बात करी। बताइए जया बच्चन कौन से समाजवाद से आती हैं, जरा बता दीजिए। जया बच्चन को आपने राज्यसभा दे दी। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे धैर्य रखिए, अरे धैर्य रखिए। किसान की बात कर रहे हैं, अरे किसान की बात कर रहे हैं। अरे सुन लो, अरे सर सुन लो, भागने लगे, भागो मत, भागो मत। ये बताइए, परिवार की बात कर रहे हैं, 22 लोग इनके अपने परिवार के भाई भतीजे चाचा बने हुए हैं, 32 लोग। और बताते 96% किसान जो देश का है वो बेचारा मिस्त्री पे अपना मेरी बारी आ गई। इन टोटल ये 32 कह रहे हैं, कितने हैं वैसे? सुनो, आप ज्यादा कंफर्म करेंगे, आपसे बेहतर किसको पता है? एक सेकंड, ये यादव फैमिली के कितने परिवार वाले हैं बताइए ना। समस्या बताओ ना। 26 है, 30 बताऊं क्या है? 32 है? दर्द बताऊं क्या है? हजारों साल से एक जाति का भारत के न्यायालय से लेकर सत्ता पे, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा रहा। जब से दलित आने लगे, कांग्रेस जब से पिछड़ा आने लगे, कांग्रेस को गाली दे रहे आने लगे, अरे कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। एक पे कटार से मैं मौका दे रहा हूं। एक सेकंड, यादव मुख्यमंत्री कैसे? अरे ठीक है, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं ना, फिर आपको बताऊं। दिख रही है। अरे एक सेकंड दिख रही है। शांत, मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे चलेगा। एक सेकंड, मैं अब एक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान मैं व्यूअर्स आपको सुनाना चाहता हूं। वो बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा बयान है। क्या बोला है आप खुद सुनिए और व्यूअर्स आप निर्णय लीजिए। अब क्या है, उठते ही अब टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। पॉइंट यह है कि मोदी की फोटो अगर आ जाती है तो वो घर दरिद्र हो जाता है। मतलब दरिद्र का, अगर मैं
अर्थ आपको समझाऊं, गरीब गुर्बत हो जाती है उस घर, जिस घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ गई। पहले तो जिस घर में गुर्बत है वहां टीवी भी है। मतलब खड़गे साहब क्या बात बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल बात जो खड़गे साहब कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल बात है या पर्सनल बात है? नहीं, पॉलिटिकल बात है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक बोला भाई, अपने बारे में बोल रहे हैं, तभी तो इतना एक्सपीरियंस है। जब से कांग्रेसी मोदी का फोटो देखना शुरू किए 2002 से, देखिए दरिद्रता कैसे आती चली गई कांग्रेस पार्टी में, कहां से कहां गई। राजीव गांधी के समय 404 थे, बड़े मजबूत थे। मोदी जी का फोटो 2002 से देखना शुरू किया, देखिए ऐसे 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 घटते 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 आज 52 आ गया। उसी का दर्द झलक रहा है और कुछ नहीं है। अब ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि 40 से नीचे आ जाएंगे इस बारी। 40 नहीं 25 के नीचे जाएंगे, ये लोग एग्री कर रहे हैं। देखिए सब शांत बैठे हुए हैं। कोई घमंडिया ये नहीं बोलेगा, कोई घमंडिया का अलायंस ये नहीं कहेगा कि नहीं खड़गे को ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये लोग नहीं कहेंगे, हिम्मत नहीं है। एक बात और एक लाइन बोलूंगा। इसी खड़गे साहब ने कहा था, याद रखो मोदी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा। ये यही खड़गे थे, इनके बोल महान हैं। इनके किस टेक्स्ट में? वो अलग कंटेक्स्ट में। कंटेक्स्ट है क्या मतलब है? सनातन का राज नहीं रहेगा, किसका रहेगा हिंदुस्तान में? शब्द बेशक, अरे हिंदुस्तान में किसका राज चाहिए? अरे ब्राह्मणों का राज नहीं चलेगा। देखिए ब्राह्मण, जातिवाद का राज, जातिवाद को मोदी ब्राह्मण दिख रहा है इनको, इस देश इनको में मोदी ब्राह्मण दिख रहा है। ये देखिए नफरत, नफरत बांधे रखा। ये इन्होंने कहा कुछ जातियों का पालन करिए। ये कह रहे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण देश के ब्राह्मण सुने, देश के अन्य जाति सुने, इनको क्या चाहिए देश पे? अगर इनकी जात के हिसाब से भी अब आप इनके साथ है, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, अब अलग नहीं हो सकते, अब इनके साथ है आप। अब आप राहुल गांधी के साथ है। मेरा बात सुनिए जी, राहुल गांधी के साथ है कि किसी पार्टी में विलय तो नहीं करा ना। सुनिए अभी बात, ओके मेरी बात सुनिए, किसी पार्टी में मैं बता रहा हूं दोनों बातें। राहुल जी के साथ ये जवाब आना चाहिए, राहुल गांधी के साथ है कि नहीं? किसी पार्टी में विलय नहीं करा। राहुल के साथ की बात में पूछो, पहले ये पूछो कि मोदी के खिलाफ जरूर है। मोदी के खिलाफ राहुल के साथ नहीं है। मोदी के खिलाफ, मोदी के साथ सुनो, मोदी के खिलाफ डॉक्टर साहब हमारे साथ, उनके साथ। इसका मतलब मोदी के आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जो 3 सीटें दी है, आम आदमी पार्टी निपटा देगी कांग्रेस पार्टी को। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे अलायंस का क्या फायदा कि आप भरे स्टूडियो में लोगों के सामने राहुल गांधी के साथ है वो मान भी नहीं सकते। मेरे आपसे क्या है? मैंने कहा मोदी के खिलाफ जो भी है आम आदमी पार्टी सबका साथ दे देगा। आपका फैक्टर मोदी है, उनमें राहुल गांधी भी है, फैक्टर मोदी है, राहुल गांधी ये बात स्पष्ट है। ओके, जो ये भगवान राम को कहने का टारगेट करने की बात है, ये तो जाति पर लाने की बात है। वैसे कहते हैं कि हम सब एक चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में एकता रहे, लेकिन जातिवाद रहे। मतलब जातिवाद दूसरी तरफ रहे, जातिवाद एक ही तरफ रहे। पॉइंट मैं कई बार बोल चुका हूं और मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा था कि 20 हमारा और 80 में चाहते हैं बंटवारा। विपक्ष की ये जो रणनीति है ये 2024 में सिरे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि मैंने 2014 का चुनाव भी देखा, 2019 का भी चुनाव देखा। कास्ट, क्रीड और क्लास को छोड़कर पब्लिक ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाला था। 2024 के ओपिनियन पोल यही सजेस्ट कर रहे हैं। विपक्ष की जो रणनीति है कि 20% यानी अल्पसंख्यक वोट तो हमें मिल जाए और 80% में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सैनी, बनिया, इन सब में हम डिवाइड कर दे तो खेल हो जाएगा। ये खेल नहीं होने वाला है। ये काट की हांडी थी, बिहार में एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई, उसके बाद नहीं चढ़ने वाली है इस देश के अंदर। मैं ये गारंटी से बात कह रहा हूं पॉलिटिकल रीडिंग को करते हुए। और इसका नुकसान होगा आप लोगों को। नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। फायदा करके दिखाइए। मध्य प्रदेश में फायदा हुआ, राजस्थान में फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ में फायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। समाज में बदलाव आया है। आप जितना मर्जी रोकेंगे, समाज में बदलाव आया है। 1947 के बाद क्या बदलाव समाज में? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इनको जातियों में बांटकर, इनको जातियों में, ये गलत है। जातियों में बांट के समाज का फायदा होगा। 20 सेकंड आपने नहीं दिए, मेरे को बोलने दीजिए। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिस व्यवस्था को इस देश में लाना चाहते हैं उसमें ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी होगी। ये फैक्ट है। ये जिस तरीके की रचना चाहते हैं उसके अंदर दलितों और ओबीसी का स्थान नहीं होगा। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सुनिए, मंदिरों को, इस देश के मंदिरों में जो चंदा जाता था उसको पुजारी जेब में रखता था। मंदिरों का कंट्रोल हमने सरकारों को दिया। ये वापस उस कंट्रोल को लेना चाहते हैं। क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं इसका जवाब सिर्फ एक लाइन से दूंगा। भाई साहब, एक तो आप हैं नहीं कहीं तीनों तेरह में। मैंने आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केरल भारत में है, केरल भारत में दीजिए ना मुझे, केरल भारत में बोलने दीजिए ना। तो उसी केरल से तो राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं। बिहार के 16 देश में है,
अब बिहार वो के बोल 16 दो। विलेजेस लड़ में क्यों रहे हैं उनसे? त्रिपुरा मैं इतना देश में लंबा है, नहीं बात करता। बांग्लादेश अरे में सुनिए है कि नहीं है? एक मिनट अमित तुम भाई, मत बोलिए कुछ। अमित भाई इनसे इनको बस आराम ये- आराम से, आराम इन से। लोगों को मुझे आप समझ पानी में- वगैरह पीजिए, हाँ, प्लीज। इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता। अरे हो गया, छोटी सी बात समझ में नहीं आती। सरकार के हाथ से अरे लेकर छोटी के सी बात। विवेक भाई, वापस पंडितों के हाथ में विवेक क्यों देना भाई, चाहते हैं? विवेक भाई हो गया, मैंने हो सवाल गया, किया, सर। 10 सेकंड। हो गया। पंडितों को जो गाली गलौज करना था कर लिया, अब बढ़िया। मेरा वादा था कि आपको संजय सिंह की मैं बाइट सुनाऊंगा, बोला हमने कभी परिवारवाद की बात नहीं करी। संजय सिंह की बाइट सुनाने का मेरा वादा था, और क्योंकि मैंने वादा किया था तो वादा निभा देता हूं। निभा दूं वादा? तो वादा निभा देता हूं, वो बाइट सुना देता हूं। थोड़ी बड़ी है लेकिन सुनिएगा जरूर तबीयत से। चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा। एक ही परिवार की पार्टी कहां है बताओ? अब बताइए, वो एक ही परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन आपने सबके साथ कर लिया। अखिलेश सपा के साथ आपका गठबंधन हो गया, यानी इंडिया अलायंस में है। लालू यादव के साथ भी आप लोग हैं, इंडिया अलायंस में है। शरद पवार के साथ भी आप अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस में है। देश की सबसे बड़ी पारिवारिक पार्टी बकौल आपकी पार्टी, उस पार्टी के साथ भी आपका गठबंधन है। बोलिए क्या कहिए? देखिए, पहली बात मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, आपने खड़गे साहब की भी एक स्पीच सुनाई। पार्लियामेंट में बोलने में और पॉलिटिकल स्पीच में फर्क होता है, आप इस बात को समझ लीजिए। पार्लियामेंट में सिर्फ प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं 56 करोड़ की विधवा, पार्लियामेंट में ऐसी स्पीचेस नहीं होती, क्योंकि अगर आप चुनावी स्पीच देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या क्या कहा है। संजय सिंह 1000 करोड़ का ये परिवारवादी के ऊपर और उसके क्या आप कांग्रेस परिवारवादी नहीं है? अभी राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए हैं। अभी देश के जो हालात हैं जी, बार बार ठीक है, शायद बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ पाती होगी कि संविधान की बात जब होती है तो उनको लगता है कि क्योंकि यहाँ एक अलग माहौल है। देखिए, आपको गांव देहात में जाके देखना पड़ेगा, जो आपका क्या हालात है, एक मिनट सुनिए, देश के हालात ये हैं कि किसान, मजदूर, महिला सब परेशान है, सिर्फ बोल नहीं पा रहे क्योंकि इन्होंने हालात ऐसे बना रखे हैं, डराते हैं, लेकिन वोट तो डालेंगे। आपको लगता है घोषित इमरजेंसी है? बिल्कुल है, ये तो सब कुछ मुझे क्या लगता है, आपको भी लगता है, आपको पता, आप भी नहीं बोल पा रहे। नहीं तो अगर आप खुल के बोलेंगे तो अभी ठीक है, अब बोला गया कि आप भी नहीं बोल पा रहे। चलिए, अब देखिए, मुंह में हाथ डाला है तो मैं जवाब जरूर दूंगा, और जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली, देश में अघोषित इमरजेंसी है, और अघोषित इमरजेंसी की वजह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करा है। और मैं आम आदमी पार्टी के अलायंस को इसलिए अनैतिक बोलता हूं क्योंकि यह पॉलिटिकल पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ था, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 यह है कि इन्होंने बोला घोषित इमरजेंसी है। इस देश में घोषित इमरजेंसी एक ही टाइम लगी थी, सन 1975 में कांग्रेस का शासन था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, घोषित इमरजेंसी थी। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, समाजवादी नेताओं को, चिंतकों को, मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा कानून के तहत रखा, सबको अंदर डाल दिया था, और इस देश में संविधान में बदलाव कर दिया गया था। वो इमरजेंसी थी। उस इमरजेंसी में भी बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया था, समाजवादी ने कांग्रेस के साथ नहीं अलायंस किया था। लेकिन आज जो ये सो कॉल्ड घोषित इमरजेंसी कहते हैं, आज आम आदमी पार्टी इतनी मजबूर हो गई कि इन्हें कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ गया। ये सोच के देखिएगा व्यूअर्स, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, यहां पर इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। अघोषित इमरजेंसी नाम की कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन इस देश में घोषित इमरजेंसी सिर्फ इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और वो काला दिन तब भी था, आज भी है, और इस देश के अनंत काल तक रहेगा। आप सबको मेरी नमस्कार, और आपने इस कार्यक्रम को देखा। जय हिंद।